किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कम से कम 8-10 महीनों की करंट अफेयर तैयार करनी होती है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस समय अवधि में कौन सी तो न्यूज है और कौन सी करंट अफेयर्स, क्योंकि परीक्षाओं में न्यूज नहीं करंट अफेयर पूछी जाती है। तो आज आपको बिना किसी संदेह के जनवरी से सितंबर तक संपूर्ण करंट अफेयर पढ़ाऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में हिट करेगी। जय हिंद जवानों, कैसे हो? तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर। सबसे पहले तो करंट अफेयर का जो सिलेबस दे रखा है वो देखिए। उसमें 3 मुख्य टॉपिक दे रखे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, सरकारी योजनाएं और खेल। और राष्ट्रीय मुद्दों में क्या क्या दे रखा है? भौगोलिक एवं पारिस्थितिकी संबंधित मुद्दे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी। बहुत से बच्चों को तो अभी पता चला होगा कि सिलेबस में करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आइए पहला टॉपिक लेते हैं, भौगोलिक एवं पारिस्थितिकी संबंधित मुद्दे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत का पहला अंतरराजकीय चीता संरक्षण गलियारा। ये कहां बना? तो ये मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर के बीच में बना है। और इसका उद्देश्य क्या है? चीता आबादी को सुरक्षित आवाजाही के लिए एक बड़ा व जुड़ा हुआ निवास स्थान प्रदान करना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि भारत का जो पहला अंतरराजकीय चीता संरक्षण गलियारा बना है वो कहां बना है? तो मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क और राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स के बीच में बना है। और वो किसके लिए बना है, किस चीज के लिए बना है, किस उद्देश्य के लिए बना है? तो चीता प्रजाति को घूमने फिरने और उसको फलने फूलने के लिए जगह दी गई है। अगला पॉइंट है चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ परियोजना। इसका उद्घाटन कहां हुआ? तो जयपुर में। कब? दिसंबर 2024 में। और इसमें कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। और लाभार्थी जिले कौन कौन से इसमें? तो मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं और राजस्थान के 21 जिले हैं। राजस्थान के इसमें कितने जिले हैं? तो 21। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या है? पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। अब देखते हैं 58वां टाइगर रिजर्व। इसकी घोषणा कब की गई? 9 मार्च 2025 को। और इसका नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। यह देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। तो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। और कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और ये कितने नंबर का है? 58वां। अगला पॉइंट है कच्चा तीव द्वीप। ये कच्चा तीव द्वीप कहां पर है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य में। और विशेषकर कहां? पाक जल डमरू मध्य में। कच्चा तीव द्वीप सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा में भारत सरकार से श्रीलंका से वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। और वर्तमान में ये कहां पर है? तो ये श्रीलंका के क्षेत्र अधिकार में आता है। अगला पॉइंट है सिंधु जल संधि। ये कब हुई थी? तो सितंबर 1960 में। किनके मध्य? भारत और पाकिस्तान के। और ये चर्चा में क्यों है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह निलंबित कर दी। और दूसरा आपको एक और क्या जानना है? एक और पाकिस्तान के साथ हुआ था शिमला समझौता। ये कब हुआ? 2 जुलाई 1972 में। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में था। अगला पॉइंट देखिए, सांगरी को जीआई टैग मिला। कब मिला? ये मई 2025 में। सांगरी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी की एक फली है। किसकी? खेजड़ी की। सांगरी है वो राजस्थान का 17वां कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन विधेयक 2024। ये लागू कब हुआ? अप्रैल 2025 में। और इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को मजबूत करना, यानी एनडीएमए और एसडीएमए को मजबूत करना। और ये विधेयक किसको रिप्लेस कर रहा है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। अगला है जल संचय जन भागीदारी अभियान। इसका शुभारंभ कब हुआ? सितंबर 2024 में। और कहां से इसको शुरुआत की गई? तो सूरत। सूरत कहां पर? गुजरात में। वहां से प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। यह पहला जल शक्ति अभियान कैच द रन का हिस्सा है। कौन? जल संचय जन भागीदारी। और जल शक्ति अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो 2019 में। अगला पॉइंट है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ये कहां पर है? तो चिनाव नदी पर, रियासी जिला जेएंडके में। जेएंडके यानी जम्मू कश्मीर। और उद्घाटन इसका कब किया? 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा। नदी तल से कितना ऊंचा है? तो 359 मीटर। और पुल की लंबाई कितनी है? ये लगभग 1315 मीटर है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजनाओं का महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? आर्च ब्रिज। अगला पॉइंट है रामसर सतल। भारत में कुल रामसर सतल कितने हैं? तो 91। और ये कब तक की अपडेट है? सितंबर 2025 तक। हालांकि ये लास्ट अपडेट वो जून में हुआ था, लेकिन अभी तक उसके बाद नहीं हुआ है। तो ये क्या है? एकदम नवीनतम है। हाल ही में जून 2025 में राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि स्थलों, एक है उसका नाम है खिंचन जो फलोदी में, और दूसरी मेनार जो उदयपुर में, को रामसर सूची में जोड़ा गया है। इसके बाद इसकी संख्या 91 हो गई है। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, खिंचन कहां है? फलोदी में। और ये मेनार कहां है?
उदयपुर में। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु, इसमें 20 है। पहला रामसर स्थल चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, इनको मिला है। इन दोनों को एक साथ मिला था, तो इसलिए दोनों पहले नंबर पर है। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन। सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह जो राष्ट्र को समर्पित किया, वो कहां है? तो वो है विंजीजंग अंतरराष्ट्रीय डिफवाट बहुउद्देशीय बंदरगाह, केरल में। नाम क्या है? विंजीजंग अंतरराष्ट्रीय डिफवाट बहुउद्देशीय बंदरगाह। और कहां पर है? केरल में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित कहां किया गया? तो मानेसर, हरियाणा में। और मानेसर कहां है? ये गुरुग्राम में है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान विकसित किया जाए, कहां पर? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई? तो कटरा से बांद्रा के बीच में। कटरा कहां है? जम्मू कश्मीर में। और बांद्रा कहां है? मुंबई में। और कब शुरू की गई? जून 2025 में। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटीय रेखा की लंबाई कुल कितनी हो गई? तो ये हो गई 11,098.81। ये अप्रैल 2025 का डेटा है। नई गणना में सर्वाधिक तटीय रेखा किसका है? तो गुजरात का। कितना? 2340.62। और तटीय रेखा को आप कैसे याद करते हैं? एक वर्ड है गैट। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये है पुराने के हिसाब से। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जियो बैंक स्थापित किया गया है? तो ये है पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो दार्जिलिंग, असम में है। अगला है राजनीतिक मुद्दे। राजनीतिक मुद्दे में पहला पॉइंट है 14वें उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र। 14वें उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जगदीप धनखड़। उन्होंने त्यागपत्र कब दिया? 21 जुलाई 2025 को। इनका नेचुरल कार्यकाल कब तक समाप्त हो रहा था? तो 10 अगस्त 2027 को। त्यागपत्र का कारण क्या बताया? स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। कार्यकाल पूरा करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले जगदीप धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति बने। कितने नंबर के? तीसरे। अन्य दो जिन्होंने त्यागपत्र दिया, उनमें से एक का नाम है वीवी गिरी और दूसरे का कृष्णकांत। तो अभी तक 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना समय रहते हुए पहले त्यागपत्र दिया। उनमें पहले हैं वीवी गिरी, दूसरे कृष्णकांत और तीसरे हैं जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, जबकि अनुच्छेद 67 क के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होना है? तो 9 सितंबर 2025 को। अगला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 5 अप्रैल 2025 को। यह कानून 1995 के वक्फ अधिनियम को संशोधित करता है, यानी उसको रिप्लेस करता है। और नया अब इसका नाम क्या है? उम्मीद है कि आप याद रखना। इसको एक बार आप लिख के भी देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। और शॉर्ट में क्या है? उम्मीद। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है परीक्षा में कि उम्मीद का नियमन में से किससे संबंध है? तो किससे है? वक्फ बोर्ड से। अगला है संविधान हत्या दिवस। ये कब मनाया गया? 25 जून 2025 को। और ये पहली बार मनाया गया, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। और इसका कारण क्या था? तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किया था, उसी के कारण ये इस बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार। पहला कब है? भारत और चीन युद्ध के समय, अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 के बीच में। दूसरा, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, दिसंबर 1971 से लेकर 1977 के बीच में। और तीसरा, आंतरिक गड़बड़ी के कारण। और ये दूसरे आपातकाल के पैरेलल में चला। अगला पॉइंट है मातृत्व अवकाश। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को महिलाओं का एक मौलिक अधिकार माना है। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। यह फैसला महिलाओं को मातृत्व और कैरियर के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं करता। इसका सिंपल सा ये मतलब है, मातृत्व अवकाश है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अगला पॉइंट है वरिष्ठ नागरिक आयोग। इसका गठन करने वाला राज्य कौन सा? तो केरल। तो केरल ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक आयोग। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025 के द्वारा यह गठन किया गया। किसका? आयोग का। और आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सोम प्रसाद। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में। और उद्देश्य क्या है? हल्दी उत्पादकों की आय में सुधार करना। अगला है एक देश एक चुनाव। ये किसके माध्यम से लाया गया? 29वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से। इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ
कोविंद हैं। इस विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जिसको जेसीपी बोलते हैं, के पास भेज दिया गया। वो उसकी जांच करेंगे। अब तक 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के साथ एक साथ चुनाव हुए हैं। अगला है 28वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन। ये कब हुआ? तो जून 2025 में। और कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है 30वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। ये कब लोकसभा में पेश किया गया? तो 20 अगस्त 2025 को। और इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सुशासन को बढ़ावा देना। और यह संविधान में क्या संशोधन करेगा? यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसमें यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर आरोप हो और जिसमें 5 वर्ष की सजा हो और 30 दिन से अधिक हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन पद से त्यागपत्र देना हो, अन्यथा अपने आप वहां से हट जाएगा। ये विधेयक जब अधिनियम बनेगा तो क्या होगा? चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर उस पर आरोप है और उस आरोप की सजा 5 साल या 5 साल से अधिक है और वो 30 दिन तक जमानत नहीं हुआ उनका, तो 31वें दिन या तो अपना आप त्याग पत्र दे देगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ही वो पद से हट जाएगा। जीएसटी का व्यापक पुनर्गठन यानी जीएसटी 2.0 यह लागू कब होगा? तो 22 सितंबर 2025 को। और 22 सितंबर 2025 को क्या है? नवरात्रि का पहला दिन। और नई स्लैब में क्या किया है? तो पहले 4 थे, अब 3 कर दिए हैं। पहला है 5%, दूसरा है 18% और तीसरा है 40%। और इसमें जीएसटी से मुक्त किस किस क्षेत्र को रखा है? तो स्वास्थ्य का, जीवन बीमा का, खाना, रोटी, आटा जैसे एक सिंपल सी बात है, जो घरेलू जिसको हम घर में जो भी बनाते हैं उसको जीएसटी दायरे से बाहर रख दिया। इसका राजस्व पर 48,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान है, लेकिन त्योहार के समय खरीदारी में वृद्धि होगी, उससे क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। और जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। उस समय 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अगला पॉइंट है यूसीसी लागू। पहला राज्य जिसने लागू किया किसने? उत्तराखंड ने। यूसीसी को सबसे पहले किसने लागू किया? तो उत्तराखंड ने। और यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। अगला पॉइंट है वैवाहिक विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद यानी आईपीसी 398 ए और बीएनएस 85 आरोपी को 2 माह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया गया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री कार्यकाल। सर्वाधिक समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी तक भारत में? तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सर्वाधिक समय कार्यकाल किसका रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगला फैक्ट है किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने? बिहार ने। राष्ट्रपति ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों का संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है? तो अनुच्छेद 143(1) के द्वारा। दिल्ली हाईकोर्ट का जज जिसके घर में आग लगने से करोड़ों रुपए केस का पता चला, कौन थे? यशवंत वर्मा। सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन एग्जामिनर की नजर में ये बहुत बड़ा सवाल बन सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। कब? अप्रैल 2025 में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? अब 1200। मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट है भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरुआत की है? किसने? तो पंजाब। अब देखते हैं आर्थिक मुद्दे। आर्थिक मुद्दे में देखते हैं कि भारत से सबसे ज्यादा आयात कौन करता है और सबसे ज्यादा भारत निर्यात किससे करता है? तो भारत से आयात की दृष्टि से शीर्ष देश कौन कौन से? तो 1 नंबर पर है चीन, 2 नंबर पर है रूस, 3 नंबर पर है यूएई। और निर्यात भारत सबसे ज्यादा किसको करता है? तो 1 नंबर पर है यूएसए, 2 नंबर पर यूएई और 3 नंबर पर है नीदरलैंड। अगला पॉइंट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। ये जारी कब हुआ? मई 2025 में। इसमें शीर्ष देश कौन कौन से है? इस पर 1 नंबर पर यूएसए है, 2 नंबर पर यूके है और भारत की रैंक इसमें 22वीं है। और भारत में इसका सबसे शहर कौन सा आता है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या रैंक रही? तो 10वीं। आइए अब देखते हैं ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार देश में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नंबर 1 पर कोयला है, नंबर 2 पर कच्चा तेल है और नंबर 3 पर क्या है? गैस, प्राकृतिक गैस। तो कोयला कितना प्रतिशत है इसमें? 60.21% है वो कोयला का योगदान है। कच्चा तेल का 29.83 और प्राकृतिक गैस का कितना योगदान है? तो 6.99। कोयला भंडारण में शीर्ष कौन सा राज्य है? तो नंबर 1 पर ओडिशा आता है, नंबर 2 पर आता है झारखंड।
आइए अब देखते हैं नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है। इसके अनुसार टॉप जो अचीवर राज्य है उसमें नंबर 1 पर ओडिशा है, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ है और नंबर 3 पर गोवा है। आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में अंतिम 10 वर्षों में 10.5 यानी 10.5% की वृद्धि हुई है और ये ड्यूरेशन कब की है तो 2015 से 2025 के बीच में। तो उसमें शीर्ष देश कौन कौन से जीडीपी वाले, तो नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर चीन, नंबर 3 पर जर्मनी और नंबर 4 पर कौन है, भारत। ये आपको याद रखना है सबसे ज्यादा। और 5वें नंबर पर कौन है, जापान। और पिछले दिनों में किसको क्रॉस किया था भारत ने, तो जापान को। अब देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण डेटा है उसको देखो। तो बजट का आकार कितना है भारत का 25-26 का, तो 50.65 लाख करोड़। याद रखना 50.65 है, वो लाख नहीं है, लाख करोड़ है। और राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो जीडीपी का 4.4% और राजस्व घाटा कितना रहा 1.5% यानी 1.5%। अब एक योजना है धन धान्य कृषि योजना। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और इसकी अवधि वो 6 वर्ष के लिए है। 6 वर्ष की अवधि के लिए 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। किसकी, धन धान्य कृषि योजना की। इसमें इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कितना, 24,000 करोड़ का। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। किसको, धन धान्य कृषि योजना को। अगला है देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, वो कहां बना गया है, तो ये मानेसर हरियाणा में। और मानेसर कहां है वैसे, गुरुग्राम में। और इसका उद्घाटन कब किया गया, जून 2025 में। और ये किसके तहत किया गया, पीएम गति शक्ति योजना 2021 के तहत इसको उद्घाटन किया गया। उसके बाद आता है संशोधित शक्ति नीति के क्रियान्वयन का कौन सी कंपनियां को संभालेगी या किसको जिम्मेदारी दी गई है, तो ये 2 हैं। एक है कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरी है सिंगरेनी कोलेरेज कंपनी लिमिटेड। आइए अगला देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ये मई 2025 में मिला है। म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड, नंबर 2 पर है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, नंबर 3 पर इंडिया ओपटेल लिमिटेड जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IOL। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया, तो अडानी इंटरप्राइजेज ने। और ये किस क्षेत्र में है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला, यह वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या है, तो 150 बिलियन। 150 मिलियन नहीं है, 150 बिलियन। और दूसरा पॉइंट है भारत का $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2047 तक। तीसरा पॉइंट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया, तो ये किया था नीति आयोग ने। आइए अब देखते हैं सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे में सबसे पहले देखें जो 3 नए आपराधिक कानून बने हैं उनके बारे में। और ये पुलिस के पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लागू कब हुए, 1 जुलाई 2025 में। इसमें पहला कानून क्या बोलता है कि भारतीय न्यायिक संहिता जिसे BNS बोलते हैं, जिसने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया। यानी IPC की जगह अब क्या इसको रिप्लेस किसने किया है, BNS ने। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। इसने किसको रिप्लेस किया है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC का स्थान लिया है। यानी CRPC को किसने रिप्लेस किया है, BNSS ने। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। तो ये 3 है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल PSI में तो शायद एक घूम जाए ये प्रश्न। अगला पॉइंट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ये क्या है बाद में बात करेंगे। पहले देखिए पहला राज्य कौन सा इसका, तो मिजोरम। मिजोरम देश का पहला राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये कब, 20 मई 2025 को। 30 मई को फिर गोवा ने किया। त्रिपुरा तीसरे स्थान पर है, इसने जून में। और सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह है लद्दाख। लद्दाख ने जून 2024 में ही इसको हासिल कर लिया था। अब जानो कि कार्यात्मक साक्षरता होता क्या है। इसमें पढ़ने लिखने के साथ साथ जीवन कौशल और संख्या ज्ञान को भी शामिल किया जाता है। यदि किसी भी राज्य या केंद्र शासित की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे क्या माना जाएगा, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला। जिला नहीं, राज्य। तो सिंपल भाषा में कार्यात्मक साक्षरता क्या है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ में उसको संख्या का ज्ञान भी हो। और ये कुल मिला के कुल जनसंख्या का 95% होना चाहिए, उसी को ही पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य माना जाएगा। तो पहले नंबर पर कौन है, मिजोरम। बहुत अच्छे से याद रखना, देश का पहला राज्य कौन सा, मिजोरम। दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। और केंद्र शासित की बात आए तो लद्दाख। और राज्य और केंद्र शासित दोनों में सबसे पहले पूछा जाए तो लद्दाख नंबर 1 पर है। क्यों, क्योंकि ये जून 2024 में ही हासिल कर लिया था। अब पिछले दिनों एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना।
ये विमान कौन सा था? तो AI-171। और कहां पर हुई थी ये स्थान था अहमदाबाद। और हादसा का दिन क्या था? 12 जून को यह घटना घटी थी और इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 की क्या है, मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित आदमी बचा था, वो था विश्वास कुमार रमेश। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी की भी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। 16 जून 2025 को जातीय जनगणना की अनुमति दे दी। अंतिम बार जातीय जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में। इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहली होगी 1 अक्टूबर 2026 से, जो हिमालय क्षेत्र होगा। हिमालय क्षेत्र में कौन कौन आता है? J&K, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। और जो शेष भारत के जो बची हुई है उसकी कब से शुरू होगी? तो 1 मार्च 2027 से। अगला पॉइंट है, पहलगाम हमले से युद्ध विराम तक, इसकी पूरी स्टोरी जानिए। ये आतंकी हमला हुआ कब था? 22 अप्रैल 2025 को। और कहां पर? बेसरन घाटी। आप याद रखना, केरेवा घाटी है, करेवा घाटी, ये जम्मू कश्मीर की काफी फेमस है, कश्मीर हिमालय की। लेकिन जो ये घटना हुई है ये बेसरन घाटी में हुई थी। कहां पर? बेसरन। और ये कहां पर है? अनंतनाग जिला है। इस घटना में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक नेपाल का भी था। यानी कोई विदेशी कौन था इसमें? तो एक नेपाली था। हमले की जिम्मेदारी किसने ली? द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, TRF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो इसका शुरुआत कब हुई? तो 6-7 मई 2025 की रात्रि को, यानी 6 की मध्य रात्रि को हुई थी। अगर एग्जैक्ट एक डेट आपको मिले तो 7 मई को करना है, 7 मई 2025। इस अभियान के तहत 9 स्थानों को एक साथ लक्ष्य बनाकर प्रहार किया गया, जिसमें 5 आतंकी ठिकाने पाक अधिकृत कश्मीर में थे, यानी POK में थे, जबकि 4 जो लक्ष्य थे वो पंजाब प्रांत में थे। ये पंजाब कहां का? ये पाकिस्तान वाला। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकी उड़ा दिए। क्या कर दिए? ठोक दिए। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी मेजर जनरल अब्दुल्ला ने भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही को कॉल की। DGMO क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। और युद्ध विराम कब हुआ? 10 मई 2025। उसके बाद भारत ने 7 प्रतिनिधि मंडल बनाया। क्या बनाया? 7 प्रतिनिधि मंडल। ये 17 मई को भारत को ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पर आतंक के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। उसमें टोटल 59 सांसद थे। कितने सांसद थे? 59। और वो 7 समूह में बनाया गया, यानी 7 समूह में बांटा गया। और ये 32 देशों का दौरा किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सांसद थे? 59। कितने समूह बनाया गया? 7 समूह। और कितने देशों का दौरा किया? तो 32 देशों का। इस प्रतिनिधि मंडल के 7 समूह के 7 प्रमुख थे। इनमें शशि थरूर थे, रविशंकर प्रसाद थे, संजय झा थे, बैजयंत पांडा थे, कनिमोजी करुणानिधि थी, सुप्रिया सुले थी और श्रीकांत एकनाथ शिंदे थे। उसके बाद है, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल 2 भारतीय ग्रंथ थे। कौन से? नंबर 1 पर भगवत गीता और 2 पर नाट्य शास्त्र। इन दोनों को क्या किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है महाकुंभ 2025। महाकुंभ है वो वर्ष के शुरुआत में शुरू हुआ था, तो इसका समय क्या था? 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आप अच्छे से देखो। और ये कितने दिन चला? 45 दिन। महाकुंभ चला 45 दिन। और किस स्थान पर महाकुंभ लगा? प्रयागराज में। और कुल कितने श्रद्धालु इसमें आए थे? तो 66 करोड़। ये भी डेटा याद रखने योग्य है। 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग, ये भी महाकुंभ के दौरान बनाई गई। और अगला कुंभ कब होगा? तो वो 2027 में होगा और नासिक में होगा। याद रखना, कुंभ होगा, महाकुंभ नहीं होगा। अगला पॉइंट है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की गणना के अनुसार किस राज्य में डॉल्फिन सर्वाधिक पाएगी? तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है बिहार और नंबर 3 पर है पश्चिम बंगाल। इसमें आपको क्या करना है? उत्तर प्रदेश को आपको याद रखना है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन सा, जो मई 2025 में स्थापित किया गया था? तो वो है इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका मुख्य परिसर कहाँ है? तो वो शिकागो USA में है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी फैक्ट है, वो आपको देखना है। पहला है, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन कहाँ हुआ? तो भोपाल। भोपाल का है? मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकरण की मंजूरी कब दी गई? तो मार्च 2025 में। किस राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो वो है बिहार। जम्मू कश्मीर में PM मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर किया गया? तो चिनाब ब्रिज, चिनाब नदी पर। और ब्रिज का क्या नाम है? चिनाब ब्रिज।
अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अंजी ब्रिज। अगला पॉइंट है, भारत के किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। किस भारतीय कंपनी ने जनवरी 2025 को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वो है LIC। अगला पॉइंट है वो रिपीट हो गया, इसका अगला देखते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कब हुआ? मई 2025 में। अगला पॉइंट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? तो गीता समोता। क्या नाम है इनका? गीता समोता। और ये कब? मई 2025 में। अगला पॉइंट है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? मिजोरम। ये हमने देख लिया। अगला पॉइंट है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग सौर ऊर्जा के द्वारा, किसके द्वारा? सौर ऊर्जा के द्वारा पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? दीव। दमन और दीव वाला दीव है ये। उसके बाद है, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो यह है इंदौर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद पॉइंट है, भारत में मातृ मृत्यु दर की विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार 20-22 की अवधि में मृत्यु दर क्या रही थी? तो 88। और ये किस पर निकलते हैं? ये सारे के सारे लाख पे निकलते हैं। तो 1 लाख के ऊपर कितनी मृत्यु? 88। उसके बाद है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? तो रंगाचेरा। अगला पॉइंट है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। उसके बाद भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां स्थापित किया गया? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहां है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती 2 है, एक महाराष्ट्र में भी है और दूसरी है वो आंध्र प्रदेश में। तो ये कहां पर था? अमरावती, आंध्र प्रदेश। पॉइंट है, भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहां स्थापित किया गया? तो मोतिहारी, बिहार में। मोतीबिहारी कहां है? बिहार में। और नेक्स्ट पॉइंट है, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानक नागरिक बनाया? तो वह लिस्बन, पुर्तगाल। लिस्बन शहर ने हमारे राष्ट्रपति को मानक नागरिक बनाया। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कितने वीर जवानों को कीर्ति चक्र देने की स्वीकृति दी है? तो 4। 2025 में कितने जवानों को कीर्ति चक्र दिया जाएगा? तो 4। अगला पॉइंट है, 79वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो नया भारत का विजन। नया भारत का विजन। और अगला पॉइंट है, अमित शाह बने देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री। इससे पहले कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। अगला हमें देखना है तकनीकी से संबंधित। इसमें पहला देखते हैं एक्सियोम मिशन 4। एक्सियोम मिशन 4 ये लॉन्च कब किया गया? 24 जून 2025 में। इसके एक एक डेट भी याद रखना। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया। मिशन में 4 सदस्य थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिसमें भारत, USA, पोलैंड और हंगरी के थे। इसमें किसके यात्री थे? भारत के, USA के, पोलैंड के और हंगरी के। और भारत की तरफ से कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला। इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। कौन बने? शुभांशु शुक्ला। पृथ्वी पर वापसी कब हुई? तो 15 जुलाई को। लगभग 18 दिन लगे थे। यह मिशन लॉन्च हुआ था 24 जून को और पृथ्वी पर वापसी कब थी? 15 जुलाई को। इनमें कितने दिन हो गए? लगभग 18 दिन। अगला है स्कॉट, SCOT। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह कौन सा है? तो स्कॉट। और स्कॉट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अगला पॉइंट है चिप सक्षम ई पासपोर्ट। जनवरी 2025 से भारत के 13 शहरों में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान का जयपुर शहर भी शामिल है। चिप में धारक की बायोमेट्रिक जानकारी और व्यक्तिगत डेटा है वो सुरक्षित रूप से स्टोर रहेगा। इसमें एक RFID माइक्रोचिप और एंटीना एम्बेडेड होता है। और RFID की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें आपको मुख्य बात क्या याद रखनी कि ये 13 शहरों में लागू किया, जिसमें एक राजस्थान का जयपुर शहर भी शामिल है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS, यह IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया। यह दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। कौन सा? BFS। अब तकनीकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए देखते हैं। अप्रैल 2025 में
एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये LI है कैपिटल में, याद रखना LI, लाइमा 4 लॉन्च किया। ये किसने किया? तो मेटा ने। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की पहली ACEMV-10 कहां शुरू की गई? तो चेन्नई में। अगला पॉइंट है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित कहां किया गया? तो ये भी चेन्नई में। अगला है भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया, कहां से? लेह से। अगला पॉइंट है वह राज्य है जिसने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू की, किसने? गुजरात ने। अगला पॉइंट है हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपनी खुद की OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह है वेब। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो ने गगनयान मिशन, किस मिशन? गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया की। अब देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से 2% तो डेफिनेटली इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहली है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। ये लॉन्च कब की गई? 17 जनवरी 2025 को। और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 2.7 यानी 2.70 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देना और डाउनलोड स्पीड है उसको 100 MBPS तक पहुंचाना। अगली योजना है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी EMP। इसकी घोषणा कब की गई? तो बजट 2025-26 में, और इसके लिए 25,000 करोड़ का समर्थन पैकेज दिया गया जो 2025 से 2031 तक चलेगा। इसके तहत 2 नई परियोजनाएं निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा, ये इसके अंतर्गत शामिल है। इन्हीं 2 योजनाओं के माध्यम से ये लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अगला PM विकसित भारत रोजगार योजना। ये लॉन्च कब हुई? 1 अगस्त 2025 को। और किसने किया? श्रम मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना। इसके बाद है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये लॉन्च कब हुई? 1 अप्रैल 2025 को। और उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये शुरुआत कब हुई? ये हुई 28 अगस्त 2014 को। और उद्देश्य क्या था? परिवार में कम से कम एक आदमी का खाता हो। अब हम क्या करेंगे? 2014 से लेकर 2025 के बीच में महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन सरकारी योजनाओं का एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें लॉन्च कब की गई और उसका उद्देश्य क्या था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एक क्रम से सेट किया ताकि आपको बहुत इजी वे में याद हो जाए। देखो, मेक इन इंडिया ये लॉन्च कब हुई? 25 सितंबर 2014। उद्देश्य क्या है इसका? भारत को वैश्विक विनिर्माण का हब बनाना। और यह योजना भारत की अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। उसके बाद अगला है स्वच्छ भारत मिशन। ये लॉन्च कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। उसके बाद में है मिशन इंद्रधनुष योजना। लॉन्च कब हुई? 25 दिसंबर 2014। उद्देश्य क्या? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये लॉन्च कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या था? बेटियों के जन्म और शिक्षा आदि को बढ़ावा देना। ये कहां से? तो ये हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये लॉन्च कब हुई? 8 अप्रैल 2015 को। और मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। ये लॉन्च कब हुई? तो 9 मई 2015 को। उद्देश्य दुर्घटना से मृत्यु के लिए बीमा कवर करना, अर्थात बीमा कवर प्रदान करवाना। अगली योजना है अमृत योजना। ये लॉन्च कब हुई? 24 जून 2015 को। उसके बाद अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। ये लॉन्च कब हुई? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। अगली योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब लॉन्च हुई? तो जनवरी 2016 में। उसके बाद में स्टार्टअप योजना। ये लॉन्च कब हुई? जनवरी 2016 में। कब? 16 जनवरी को। उद्देश्य क्या है? युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये लॉन्च कब हुई? 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण मिशन। ये लॉन्च कब हुआ? 2017 में। उद्देश्य कुपोषण दर को कम करना। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च कब हुआ? तो 23 सितंबर 2018 को। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। इसके बाद में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है PM किसान सम्मान निधि योजना। ये लॉन्च कब हुई? तो 24 फरवरी 2019 को।
और इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और ये कैश किस रूप में देते हैं? तो 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में। अगला है जल जीवन मिशन। ये लॉन्च कब हुआ? तो 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक घर के नल से पानी उपलब्ध कराना, यानी प्रत्येक घर को नल से पानी प्रोवाइड कराने का उद्देश्य किसका है? जल जीवन मिशन का। उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये लॉन्च कब हुआ? 20 मई 2020 को, कोरोना के समय में हुआ था। और उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत बनाना। उसके बाद में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लॉन्च कब? 13 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य क्या? भारत में बहुआयामी कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यानी एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ना, गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना। ये सब किसका है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का। उसके बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना। ये लॉन्च कब हुई? 17 सितंबर 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? शिल्पकारों और कारीगरों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। उसके बाद में पीएम सूर्य योजना। ये लॉन्च कब हुई? 2024 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश में 1 करोड़ घरों पर सोलर रूफ लगाना, यानी जो घरों के ऊपर जो सोलर रूफ लगाते हैं वो पीएम सूर्य योजना का ही एक हिस्सा है। अगला है एक राष्ट्र एक बंदरगाह, ONOP। लॉन्च कब हुआ? 25 फरवरी 2025 को। उद्देश्य क्या है? बंदरगाह को संचालन एवं विकास हेतु। अब हमारा अगला टॉपिक है खेल। खेल में हम सबसे पहले देखते हैं एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो हाल ही में हुई। कब? जून और अगस्त के बीच में। ये 5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी। 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला थी ये, जो 2-2 से ड्रॉ रही। और इसमें प्लेयर ऑफ सीरीज कौन बना? तो शुभमन गिल और हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक कहाँ का है? इंग्लैंड का। इन दोनों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ सीरीज घोषित किया गया। उसके बाद में आता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। ये कब हुआ? तो ये 16 से 30 अगस्त 2025 के बीच में। कहां पर? कजाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहां हुई? तो कजाकिस्तान में। सीनियर वर्ग में भारत ने कुल 36 पदक जीते इसमें। उसके बाद में वर्ल्ड गेम्स 2025। ये कब हुआ? तो अगस्त 2025 में। कहां हुआ ये? चीन में। भारत ने उसमें कुल 3 पदक जीते। किसने? नम्रता बत्रा रजत, ऋषभ यादव कांस्य और आनंद कुमार ने कांस्य पदक जीता। याद रखना वर्ल्ड गेम्स कहां हुए थे? तो ये चाइना में। अगला पॉइंट है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 विजेता कौन था? तो साउथ अफ्रीका। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। अगला पॉइंट है कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। किसने? कामी रीता शेरपा ने। कितनी बार? 31वीं बार। अब देखते हैं टेनिस से संबंधित। ये जितने भी टूर्नामेंट है ये एक के बाद एक क्रम से होते हैं और उसी हिसाब से इनको सेट किया गया है। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। शुरुआत होती है इस टेनिस की ऑस्ट्रेलिया ओपन से। तो पुरुष एकल विजेता कौन था? तो जैनिक सिनर। ये कहां के थे? इटली के। इसको आप एक नाम से याद रख सकते हो, जैनिक। जैनिक कहां के? इटली के। क्योंकि आपको ये कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि इसको पूरा लिख के पूरा छाप के देखना, आपका काम बने, आपको ऑप्शन में ही नजर आ जाए और आप टिक कर दो। महिला एकल विजेता कौन थी? तो मेडिसन कीज। तो महिला में कौन थी? कीज। और कीज कहां की है? यूएसए की। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसमें एकल का विजेता कौन था? कार्लोस अलकराज। ये अलकराज को आप याद रखो, ये भी इटली का है। और महिला एकल विजेता कौन थी? कोको गोफ। गोफ कहां की है? यूएसए की। तो इसमें आपको एक कॉमन बात क्या दिख रही है? चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो, दोनों में इटली वाले जीत रहे हैं। और महिलाओं में दोनों में कौन? यूएसए वाली जीत रही है। उसके बाद देखते हैं विश्व मुक्केबाजी कप 2025 कहां हुआ था? ये ब्राजील में। भारत ने इसमें 6 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? तो दूसरी। कितने पदक जीते? 6। अब देखते हैं कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष और महिला दोनों में कौन जीता? भारत। कबड्डी का माहिर कौन है? भारत। पहला खो खो विश्व कप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। और विशेषकर राजस्थान में तो खो खो का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो पहला खो खो विश्व कप कहां हुआ? नई दिल्ली में। कब हुआ? जनवरी 2025 में। विजेता कौन रहा? तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में भारत रहा। कबड्डी विश्व कप और खो खो विश्व कप दोनों में कौन विजेता रहा? भारत। और दोनों ही श्रेणी में, पुरुष और महिला के। अब देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। सबसे पहले तो जानिए कब हुआ है? जनवरी फरवरी 2025 में। कहां हुआ? ये उत्तराखंड में। इस खेल का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB। रनअप कौन था? महाराष्ट्र। और 39वां कहां होगा? तो ये मेघालय में। मेघालय में कब होगा? ये 2026 में। तो वो आइए अब देखते हैं सम्मेलन 2025। 2025 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनकी एक लिस्ट है। तो इंडस फूड प्रदर्शनी 2025 ये कब हुआ? तो जनवरी 2025
2025 में कहाँ हुआ? नोएडा यूपी में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजन कब हुआ? फरवरी 2025 में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद है भारत टैक्स 2025 आयोजन कब हुआ? फरवरी 2025 में। और कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। उसके बाद आता है 10वां रायसीना डायलॉग 2025 आयोजन कब हुआ? मार्च 2025 में। और का स्थान क्या है? नई दिल्ली। ये हमेशा कहाँ होता है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये कब हुआ? अप्रैल 2025 को। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। उसके बाद है राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 आयोजन कब हुआ? मई 2025 में। कहाँ? लोनावाला महाराष्ट्र में। उसके बाद है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कब आयोजन हुआ? मई 2025 में। स्थान का था? वही भारत मंडपम नई दिल्ली। विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कब हुआ? ये भी मई में। कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकथॉन सम्मेलन आयोजन कब हुआ? जून 2025 में। स्थान? पुणे महाराष्ट्र। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है एससीओ शिखर सम्मेलन 2025। ये कब हुआ? 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ? तियानजिन चीन में। और एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन। और भागीदार देश कितने थे इसमें? 10। भारत की तरफ से भाग किसने लिया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और प्रधानमंत्री ने इसमें भाग क्यों लिया? तो इसका एक बड़ा कारण यह था कि अमेरिका को जो फिलहाल जो टैक्स को लेके या ट्रंप की जो नीति है उसको काउंटर करने के लिए। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2025। ये कितने नंबर का था? ये 51वां था। और कहाँ हुआ था? तो ये कनाडा में हुआ। और कनाडा किस जगह में? नानाकिस में। भारत इसमें आमंत्रित देश था। अगला है आसियान शिखर सम्मेलन 2025। कौन सा नंबर का था? 44वां। कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया। आसियान के 11वें देश के रूप में स्वीकार किया गया। किसको? तिमोर लेस्ते को। अगला है संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता सम्मेलन जिसको COP16 बोलते हैं। ये कब हुआ? तो दिसंबर 2024 में। कहाँ हुआ? रोम इटली में। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ब्राजील में। 18वां कहाँ हुआ था? तो भारत में। ये हुआ है। अगला है ब्रिक्स सम्मेलन 2024। ये कितने नंबर का था? 16वां। और कहाँ हुआ था? तो रूस में। तो जवानों ये था राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी से लेके सितंबर तक की। मैंने कोशिश की है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, और विशेष फोकस रखा है 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए। हालांकि ये करंट अफेयर आप किसी भी परीक्षा में दे लो, आपको हर परीक्षा में काम आएगा। आप लोगों के लिए एक रामबाण क्लास है, इतनी छोटी क्लास में आपको सब कुछ कवर करके दिया है। आप मुझे कमेंट करके सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कोई टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताओ। पटवारी वाले के समय में बताया था, अभी आपको एक बार बता रहा हूं कि ये मैराथन जो चल रही है, जो 100 प्रश्नों में आपके 5-5, 6-6 घंटा लग रहा है, उससे आप जितना बच सको उतना बचो, क्योंकि आपका सारा टाइम वही निकल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।